आपको अपनी केस दायर करने के लिए किसी कोर्ट का रास्ता खुला है, मतलब कि आपको लीगल रेमेडी उपलब्ध है, केवल इस वजह से आप केस जीत जाओगे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। और आपको अपने केस में मेरिट्स दिखाने होते हैं। केस मेरिट्स के आधार पर लड़नी होती है, केस गुणवत्ता के आधार पर लड़नी होती है। ये बात मैं अपने कई सारे वीडियोस में कह चुका हूँ। तो हमारे कम्युनिटी के दो दोस्तों का ये सवाल है। दे वांट टू नो कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट मीन्स मेरिट्स ऑफ द मैटर, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द केस। एक दोस्त है मिस्टर जी अतुल, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, व्हाट डज मेरिट ऑफ द केस मीन, मेरिट ऑफ फैक्ट और मेरिट ऑफ लॉ और बोथ? When a judge asks to argue the case on merits, what does it mean? बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा सवाल है, एक दोस्त जिनका नाम है रोहित कुमार, इन्होंने पूछा है। वो पूछते हैं कि सर गुड मॉर्निंग, हाई कोर्ट में मेरिट के आधार पर फैसला कैसे होता है? कोर्ट केस में मेरिट क्या होती है? उस पर फैसले का क्या मतलब है? प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ उस विषय पर बात करने वाला हूं। तो ये ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं मेरिट इस अंग्रेज़ी शब्द का मतलब। अब जब हम डिक्शनरी में देखते हैं, जैसे कि मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा, तो मेरिट इस शब्द का मतलब है एक्सलेंस या फिर समथिंग दैट डिज़र्व्स, यानी कि ऐसी कोई बात जो डिज़र्व करती है अटेंशन की। डिज़र्व करना यानी कि पात्र होना, जो अटेंशन की पात्र है या ध्यान देने की पात्र है, इतनी अच्छी है कि उसकी तरफ ध्यान देना ही चाहिए, उसे विचार में लेना ही चाहिए। तो इस तरह से डिक्शनरी में इसका मतलब है। वैसे आपने भी अपने लाइफ में ये देखा होगा कि कहते हैं ना कि वो लड़का मेरिट में आया, वो लड़की मेरिट में आई, मतलब कि किसी एग्ज़ाम में पास होते वक्त वो एकदम टॉप लेवल से पास हुए, एकदम इतने अच्छे स्तर से पास हुए, लेवल से पास हुए कि सभी का अटेंशन उनकी तरफ जाता है। इतने एक्सेलेंटली वो पास हुए, एकदम टॉप लेवल मार्क्स मिला के। तो मेरिट शब्द का कोर मीनिंग ये है, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सलेंट, ऐसी कोई बात जो बहुत ही अच्छी है या ऐसी बात जो डिज़र्व करती है, जो लायक है। तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, केस के कॉन्टेक्स्ट में मेरिट्स इसका मतलब समझते हैं। तो लीगल फील्ड में जब ये कहा जाता है कि आपकी केस मेरिट्स पर अच्छी है या आपकी केस मेरिट्स पर अच्छी नहीं है, या अगर कोई कोर्ट कहता है किसी वकील को प्लीज़ आर्ग्यू योर केस ऑन मेरिट्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होता है कि आपके केस में जो पॉइंट्स है, आपके केस में जो ग्राउंड्स हैं, वो एक्सेलेंस की कसौटी कितनी पार करते हैं। क्या वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो अटेंशन डिज़र्व करते हैं कोर्ट का विचार करके आपके फेवर में जजमेंट देने के लिए, ठीक है ना? यानी कि आप अपनी केस इधर उधर की बातें ना करते हुए मूल मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जिन पर इस केस पर गौर किया जाना चाहिए, वो मुद्दे उन पर आर्ग्यू कीजिए। या अगर आप वकील के पास जाते हैं तो वकील भी आपको उन मुद्दों के बारे में ही सलाह देते हैं, और वो मूल मुद्दे जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, जो मेन इश्यूज़ होते हैं, वो इश्यूज़ में कितना दम है या कितना दम नहीं है, कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है, उसको कहते हैं केस में मेरिट्स है या नहीं है। एक सिंपल भाषा में अगर बात करी जाए तो आपके केस में मुख्य मुद्दों में कितना दम है या कितना दम नहीं है, इसी का मतलब है केस में मेरिट्स होना। केस मेरिट्स पर आर्ग्यू करना मतलब आर्ग्यू द केस ऑन मेन पॉइंट्स। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये मेरिट्स यानी कि मेन मुद्दे आपको
दूसरे टाइप के भी जो मुद्दे हैं उनके कॉन्ट्रास्ट में भी समझना है। दूसरे टाइप के जो मुद्दे होते हैं, जैसे कोई प्रिलिमिनरी पॉइंट्स होते हैं केस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके खिलाफ किसी ने केस दायर की, देरी से दायर की, और आप जवाब दे रहे हैं, और आप जवाब देते हुए पहला पॉइंट ये रेज कर दिए हैं कि महोदय, उसने आपके कोर्ट में आने के लिए बहुत देरी कर दी, he has caused lot of delay and the delay cannot be condoned and the case should be dismissed only on the point of delay। तो यहाँ पर आप केस मेरिट्स पर आर्ग्यू नहीं कर रहे, आप केस प्रिलिमिनरी पॉइंट पर आर्ग्यू कर रहे हैं। ये मेरिट्स नहीं हुए। केस के मेरिट्स यानी केस में इन्वॉल्व है जो मेन पॉइंट्स, वो तो हो सकता है ऐसा आर्ग्यूमेंट करने के बाद कोर्ट आपसे कहें कि ऑल राइट, अभी ये प्रिलिमिनरी पॉइंट मैंने सुन लिया है, नाउ व्हाट डू यू वांट टू से ऑन मेन पॉइंट्स, मतलब ऑन मेरिट्स ऑफ द मैटर। तो वो होते हैं केस के मेरिट्स। जैसे कि हो सकता है उसमें वो पॉइंट्स इन्वॉल्व हो कि क्या जो आपका विरोधी है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है, आप मालिक है या वो मालिक है, या आपके सभी भाई मालिक है या नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस टाइप के मुद्दे, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, या किसी केस में हो सकता है इंजंक्शन का मुद्दा हो, या किसी रिट पिटिशन में हो सकता है कोई डायरेक्शन इशू करने का मुद्दा हो। तो ये जो है मेन पॉइंट्स एज कॉन्ट्रास्टेड टू प्रिलिमिनरी पॉइंट्स। प्रिलिमिनरी पॉइंट्स और भी टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपोनेंट कह सकता है किसी कोर्ट में कि इस पिटिशनर को आपके कोर्ट में आने के अलावा, यानी आने से पहले, किसी दूसरे कोर्ट में जहां कानून निर्देशित करता है वहां पर अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट करने के बाद आना चाहिए। ये डायरेक्टली जंप मार के आपके कोर्ट में आ गया है, इस तरह से ये नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज़ एन ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल in law. So he should first exhaust that alternate remedy and then come to High Court. And because he has come to High Court without exhausting alternate remedy, the case should be dismissed. ये भी एक preliminary point है। मतलब ये merit वाला point नहीं है, ये different point है apart from merits of the matter। Merits of the matter में हो सकता है आप ये कहें कि no my lord, he doesn't deserve promotion, I deserve promotion। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये सर्विस मैटर अगर है तो। इंजंक्शन मैटर है तो आप कह सकते हैं कि प्लेंटिफ डजंट डिजर्व इंजंक्शन, मतलब बाय गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट पॉइंट और द मेन पॉइंट। दीज आर मेरिट्स ऑफ द मैटर। समझ में आई बात? क्या मेरिट्स ये फैक्ट्स के होते हैं या लॉ के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मेरिट्स फैक्ट्स के भी हो सकते हैं और लॉ के भी हो सकते हैं, और दोनों के भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी केस में जो पॉइंट्स इन्वॉल्व है, जो फैक्ट्स इन्वॉल्व है, उनको एप्लीकेबल लॉ ही नहीं है। होता है अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है कि कोई लीगल प्रोविजन वहां एप्लीकेबल नहीं है, कोई ग्रे एरिया है, या जहां कोई जीआर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, और कोर्ट के सामने केवल फैक्ट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट केवल फैक्ट्स में क्या मेरिट्स इन्वॉल्व है वो देखेंगे। मतलब कि अब दोनों पक्षों में से किस पक्ष की फैक्ट्स ज्यादा अच्छी है, ज्यादा एक्सलेंट है, ज्यादा सेंस बनाती है, मतलब उसके फेवर में झुकती है, ये कोर्ट देखेगा। और जहां नॉर्मल सिचुएशन है, जहां पर मतलब कि लॉ एप्लीकेबल है, लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो वहां पर जब वो लॉ उस फैक्ट्स को अप्लाई किया जाता है तो क्या चित्र दिखता है, उसे कहते हैं मेरिट्स ऑफ द मैटर। मान लो कि अगर कोई लॉ का वायोलेशन किया हुआ दिख रहा है किसी पार्टी ने, तो वो बात उसके खिलाफ जाएगी, और किसी पार्टी का हक किसी लॉ में बनता है और अपोजिट पार्टी उसको नहीं दे रही है, तो वो पार्टी के फेवर में वो बात जाएगी जिस पार्टी के फेवर में वो लॉ है। समझ में आ रहा ना? जिस पार्टी के फेवर में लॉ है
और जो पार्टी वो लॉ वायोलेट कर रही है और वो पहले पार्टी का हक छीन रही है, इस तरह से वो बातें देखी जाती है। और जिस पार्टी का हक मारा जा रहा है उसके फेवर में मेरिट्स झुकते हैं, और जो मार रहा है वो हक, उसके अगेंस्ट मेरिट्स जाते हैं केस के। इसलिए मेरिट्स ये फैक्ट्स पर भी देखे जाते हैं, लॉ पर भी देखे जाते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो आपके केस के मेरिट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी केस मेरिट्स पर अच्छी है तो कोर्ट में जाने में मज़ा है, और आपकी केस मेरिट्स पर अच्छी नहीं है तो आपने सोचना चाहिए कि क्या कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या हो सकता है आप अपोनेंट हो, तो एज एन अपोनेंट ऑल्सो योर केस में बी गुड ऑन मेरिट्स एंड योर अपोनेंट्स केस, यानी आपके खिलाफ जिसने केस दायर की उसकी केस में बी वीक ऑन मेरिट्स। इसलिए आप जब डिफेंड करोगे तो आप स्ट्रांगली डिफेंड कर सकते हैं। अब अगर आप केस दायर करने वाले हैं तो आप स्ट्रांगली अटैक कर सकते हैं। ये सब आप केस के मेरिट्स कितने स्ट्रांग हैं इसके बेसिस पे कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा क्लिष्ट करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव आस्क्ड, व्हाट यू वांटेड टू नो। और जिन्होंने यह प्रश्न पूछे उनको बहुत बहुत थैंक्स। पहले ही मैंने उनके नाम जाहिर कर दिए हैं। दोस्तों, अब हम 45,000 प्लस इतने ज़्यादा तादाद में हैं, और मैं सभी को थैंक्स देता हूं कि आप इतने लव एंड अफेक्शन से इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, देखते हैं, मुझसे इंटरैक्ट करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।